मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात, उसके फर्स्ट टाइप के सवाल हमने कर लिए थे। आज हम हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसके सेकंड टाइप के सवाल करेंगे। तो उनमें हम क्या जानेंगे कि जब हमें अनुपात दिया हो और हमें कुल मात्रा दी हो किसी की भी, तो हम कैसे उनका हिस्सा या भाग हम निकालेंगे प्रत्येक का, ये हम जानेंगे आज इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर कंपटीशन में ये टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अभी जितनी भी वैकेंसियां हैं वो निकल चुकी है और कहीं ना कहीं आपके ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली, इसलिए इसके जितने भी पार्ट होंगे वो सारे पार्ट आपको देखने हैं। तो आज शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 768 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। अब इस प्रकार के जब आपके पास प्रश्न आएंगे तब आप कैसे उनका मान यानी संख्या या मूल्य कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें अनुपात दे रखा है किनका, लड़कों एवं लड़कियों का। तो हम सबसे पहले तो लिख देंगे लड़के अनुपात लड़कियां। बिल्कुल साधारण सी विधि आपको मैं बता रही हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। लड़के अनुपात लड़कियां दे रखी है हमें 5:3। ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात हमारे 5:3 है। ठीक है, अब देखिए उनकी कुल संख्या भी हमें दी हुई है। क्या दी हुई है? कुल संख्या विद्यार्थियों की उन स्कूल में या विद्यालय में उनकी विद्यार्थियों की कुल संख्या है 768। ठीक है, कुल संख्या भी हमें दी हुई है। हमें अब लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो लड़कियों की संख्या निकालनी, तो दोस्तों जब हमें इसे अनुपात में दिया होता है और कुल संख्या भी हमारे पास होती है तो हम सबसे पहले तो अनुपातों का योग करते हैं। क्या करते हैं? अनुपातों का योग हम करते हैं। तो अनुपात है हमारे 5 + 3, तो 5 3 हो गए 8, यानी अनुपातों का योग हो गया हमारे 8 और कुल हमें दिए हुए 768 विद्यार्थी। ठीक है, अब संख्या में किसकी निकालनी है वो आपको देखना है। किसकी निकालनी है दोस्तों? लड़कियों की। किसकी निकालनी है? लड़कियों की। तो लड़कियों की संख्या हमें निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए कि लड़कियां किस अनुपात में है, 3 अनुपात में है। तो 3 तो लिख देंगे ऊपर, जिसका हम संख्या निकालते हैं उसका अनुपात ऊपर लिखते हैं। और टोटल कुल अनुपात कितना है उसको हम लिखते हैं 8, यानी कुल अनुपात है 8। 8 में से 3 लड़कियां, ये समझो। तो 8 नीचे आएगा कुल और ऊपर आएगा 3, और गुणा में कुल संख्या कितनी 768, वो गुणा में आपको लिख देना है। एक बार फिर समझा देती हूँ दोस्तों, हमें लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात दे रखा है 5:3। जैसा लिखा आगे लड़के पीछे लड़कियां हैं तो आगे लड़कों का अनुपात है, पीछे लड़कियों का अनुपात है। ठीक है, तो लड़के अनुपात लड़के हैं 5 और अनुपात है लड़कियों का 3, 5:3 में दे रखा है। ठीक है, कुल संख्या में दे रखी है कि वहां पे जो स्कूल है उस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है 768। जब आपके पास कुल दिया हो और जब अनुपातों में हमें दे रखा हो, किसी का अनुपातों में दे रखा हो, तो हम कैसे उनकी संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें अनुपातों का योग कर लेना है। तो अनुपातों का योग हो गया हमारे 8। ठीक है, 8 में से अब लड़कियों की निकालनी है। तो लड़कियां कितने अनुपात में? 3 में। 8 में से 3 क्या है? लड़कियां हैं। तो 8 नीचे आएगा कुल और 3 ऊपर आ जाएगा, और गुणा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 768 है, तभी करेंगे। अगर कुल विद्यार्थी नहीं है, अगर यहाँ पे लड़कियों की संख्या दे रखी फिर निकालना है, तब और काम करेंगे। यानी फिर हमारे वो जो अलग टाइप के प्रश्न होंगे उनमें हम करेंगे, यानी वहां पर समानुपात हमारा लग जाएगा। जब कुल दिया होता है तब आपको ये काम करना है। ठीक है, तो 3/8 गुणा में 768। अगर हमारे कट रहे हैं तो इनको हम काट लेंगे। ठीक है, 8 से 8 एकम 8, 8 नाम 72, 4 बच गए, 8 छंग 48। ठीक है, 96 बार कट गए। अब 96 को 3 से गुणा करेंगे, 3 छंग 18,
हासिल का 1, 3 नाम 27 और 1 28, यानी 288। यानी उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? 288 है दोस्तों। अगर लड़कों की पूछे तो लड़कों की आप कैसे निकालोगे? तो कुल तो कहाँ आएगा? नीचे अनुपातों का योग, नीचे 8, 8 में से कितने लड़के? 5, तो 5 ऊपर आ जाएगा और गुणा में 700। यानी करके मैं आपको बता रही हूँ वहां पे कि अगर लड़कों की पूछे तो लड़कों की भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी नहीं करो तो आप देखो, अगर लड़कियां आपके पास आ गई तो कुल में से हम लड़कियां घटा देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। देखो लड़कियों की आ गई तो कुल हमारे 768 है, तो 768 में से हम 288 को घटा देंगे तो 0, 16 में से 8 गए तो 8 और यहाँ पर 5, 6 में से 2 गए तो 4, यानी कितने हो जाएंगे? 480। कितने हो जाएंगे? 480 क्या हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट घटा लो, कुल में से लड़कियां घटा देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। दूसरा क्या है कि लड़कों की संख्या हमसे पूछी है तो लड़कों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो लड़कों का कुल अनुपात तो कहाँ आएगा? नीचे। और लड़कों का अनुपात कितना दे रखा है? 5, तो 5 ऊपर और गुणा में 768। अब काट लेंगे, 8 एकम 8, 8 नाम 72, 4 बच गए 48, 8 चंग 48, ठीक है। तो 96 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चंग 30, हासिल की 3, 5 नाम 45, 45 और 3 48, यानी 480 हमारे लड़के हो जाएंगे और 288 हमारी लड़कियां हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जब अनुपात दिया, इससे पहले वीडियो में हमने अनुपात निकालना सीखा था, आज हम इस वीडियो में अनुपात से संख्या यानी मान उनका निकालना सीखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 650 रुपए को ABC 3 व्यक्तियों में क्रमशः 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में विभाजित करने पर बी का हिस्सा कितना होगा, यानी बी को कितने रुपये मिलेंगे, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। अनुपात दे रखा है, कुल हमें दे रखा है और 3 व्यक्तियों के बीच में रुपए बांटे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि कुल कितने पैसे हमारे पास? 650 रुपए, ठीक है। और ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों में बांटे गए हैं पैसे। किस अनुपात में बांटे गए हैं? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। जब आपके पास इस तरीके से भिन्न के रूप में अनुपात आ जाए तो उसको आप पहले साधारण अनुपात में आप बदलोगे। तो कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पर देखिए, इनका हर हमारे असमान है, देखो अलग अलग है, तो हरों का हम लसन ले लेंगे। तो हरे हमारे 2 3 4, हरों का लसम लेंगे, हरों का लसम बराबर 2 3 और 4 का लसम हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि 12 आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 3 और 4 का लसन लेंगे तो 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4, 2 से 1 3, 2 एकम 2, 3 से 1 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, लसा आ गया हमारा 12, ठीक है। अब 12 लसा आया है, उसको प्रत्येक जो हमारा भिन्न में दे रखा है अनुपात उससे गुणा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ 12 से गुणा करेंगे तो 2 चिकी 12, तो हो गया 6 अनुपात 12 से गुणा करेंगे इसको तो 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, तो 4 एकम 4 अनुपात 1/4 को 12 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, 3 एकम 3, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा भिन्न से सरल अनुपात में हमने बना लिया कि इस अनुपात में है 6 अनुपात 4 अनुपात 3 हो गया, ठीक है। कुल हमें दिया होता है, अब जिसका भी हिस्सा पूछे उसका हिस्सा हम निकाल सकते, ए का भी निकाल सकते, बी का भी निकाल सकते, सी का। हमें बी का पूछा है तो जब कुल दिया और अनुपात जब दिया उनके बीच में तो सबसे पहले तो हम अनुपातों का योग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? अनुपातों का योग, ठीक है। तो 6 + 4 + 3 बराबर 6 4 10 3 13, तो अनुपातों का योग आ गया हमारे 13, ठीक है। जब इस तरीके से भिन्न में दिए होते हैं तो हरों का लसन लेकर उनको साधारण अनुपात में हम बदल देते। तो यहाँ हमने साधारण अनुपात में इनको बदल दिया। जो हर आता है जो लसा आता है उनसे उन सभी के जो दे रखे भिन्न रूप में उनका जो अनुपात दे रखा है उनसे गुणा करके उसको सरल अनुपात में हमने बदल दिया। तो हरों का लसन हमारा 12 आया था, तो 1/2 को 12 से गुणा किया तो 2 चिकी 12, 6 एकम 6, 1/3 को 12 से गुणा किया तो 3 चौक 12, 4 एकम 4, 1/4 को 12 से गुणा किया तो 4 3 12, 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया।
अब कुल दिया होता है, किसी का भी हिस्सा हमें निकालना है तो सबसे पहले हम अनुपातों का योग करते हैं। तो अनुपातों का योग कर लिया, 6 4 10 3 13 हो गया। ठीक है, अब जिसका भी हिस्सा निकालना है, हमें किसका हिस्सा निकालना है, बी का हिस्सा। जिसका भी हिस्सा निकालना है उसका अनुपात देखिए कितना है, बी का हिस्सा में निकालना है। बी का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, 4। तो ऊपर तो लिख देंगे 4 बटा में अनुपातों का योग कितना आया, 13। 13 में से 4 अनुपात किसका है, बी का है। तो 4 ऊपर आ गया, 13 नीचे आ गया। और कुल रुपए कितने दे रखे, 650 को बांटा है तो 650 हमारे क्या आ जाएंगे, गुणा में आ जाएंगे। ठीक है, तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65। ठीक है, भाग टूट की 0। तो 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 200 रुपये, यानी बी को कितने रुपए मिलेंगे, 200 रुपये मिलेंगे। बी को कितने मिलेंगे, 200 रुपये। अगर आपको सी का हिस्सा निकालना है तो आप सी का भी निकाल सकते हैं। तो 3 तो हम ऊपर रख देंगे। ठीक है, और बटा में 13 और गुणा में 650, तो हमें सी का हिस्सा मिल जाएगा और ए का भी हम निकाल सकते हैं। जिसका भी हिस्सा पूछे उसका अनुपात ऊपर रख देना है, कुल अनुपात को नीचे रखना है और गुणा में जो भी टोटल हमें दिया हुआ है, कुल दिया उसको गुणा कर देना है। फिर काटने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा बी का हिस्सा आ गया हमारे पास 200 रुपये। क्या आ गया हमारे पास, 200 रुपये आ गया। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है दोस्तों कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो उनके सभी अंतःकोणों की माप क्या होगी, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अंतःकोण तो त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज भी कई प्रकार होते हैं, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज अलग अलग होते हैं। ठीक है, और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज हमारे कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोणों की बात हो रही है, तो यहाँ पर त्रिभुज कोई सा भी हो, चाहे हमारा समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो हमारा न्यूनकोण त्रिभुज हो, चाहे वो अधिक कोण त्रिभुज हमारा हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, चाहे वो समकोण हो, चाहे वो न्यून कोण हो, चाहे वो अधिक कोण हो, कोई सा भी त्रिभुज हो। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। चाहे त्रिभुज कोई सा भी हमारा हो, यानी समकोण हो या न्यून कोण हो या फिर हमारा अधिक कोण हो, तीनों का ही कोणों का योग हमारा क्या होता है, अंतः कोणों का। अंतः का मतलब होता है अंदर वाले जो 3 कोण होंगे उनका योग हमारे 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वर्ग के कितने होते हैं, आयत के चारों कोणों का योग कितना होता है, ये आपको मैंने परिमाप और क्षेत्रफल में भी बता दिया था। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है दोस्तों 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ कुल नहीं दिया होता है तो त्रिभुज का पूछा है, तो ये बात हमें ध्यान होनी चाहिए, बेसिक चीजें ये हमें ध्यान होनी चाहिए। तो त्रिभुज के हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब उन तीनों कोणों का अनुपात हमें दे रखा है 2:3:5। ये हमें अनुपातों का तीनों अंतःकोणों का अनुपात हमें दे रखा है 2:3:5 में। तो हमें सभी अंतःकोणों की माप बतानी, जितने 3 कोण होते हैं ना, तो तीनों की माप हमें यहाँ पर बतानी। तो जब हमें कुल दिया हो, कुल नहीं दिया था लेकिन कुल हमें पता चल गया कि कुल ये होगा, और जब हमें अनुपात दिया होता है सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, अनुपातों का योग करते हैं। क्या करते हैं, अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग बराबर 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5। तो अनुपातों का योग हो गया हमारे 2 और 3 5, 5 और 5 10। अनुपातों का योग 10 हो गया। अब अनुपातों का योग आ गया हमारे पास, कुल हमारे पास है, तो हम प्रत्येक का यहाँ पर मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम
पहले वाले का निकालेंगे तो पहले वाला कौन है, उसका अनुपात दे रखा है 2, तो 2 तो हमारा ऊपर आ जाएगा, बटा में अनुपातों का योग कितना है 10, वो हमारा नीचे आएगा। अनुपातों का योग हमेशा नीचे रखना है और जिसका पूछे वो ऊपर लिखना है। तो यहाँ तो मैं तीनों का ही बताना था, सभी अंतःकोणों का बताना था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले वाले से। तो पहले वाले का अनुपात 2 में था और कुल अनुपात कितना है 10, 10 में से 2 अनुपात इसका दे रखा है और गुणा में कुल अनुपात, कुल उनका कितना माप है 180 डिग्री है। कुल योग हमारे पास यहाँ आ गया कुल, ठीक है। तो 1 जीरो से तो हमारा 1 जीरो कट गया, 18 दूनी 36 यानी 36 डिग्री, यानी एक कोण तो हमारा हो जाएगा 36 डिग्री का, ठीक है। दूसरे कोण की बात करें, दूसरा किस अनुपात में, 3 अनुपात में। तो 3 बटा में अनुपातों का योग 10 और गुणा में कुल 180 डिग्री। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 18 तिया 54, तो 54 डिग्री हो गया दूसरे कोण का माप। अंतःकोणों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके बाद में तीसरा किस अनुपात में दे रखा है 5, तो 5 बटा में 10 गुणा में 180, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 18 पंजे 90, तो 90 डिग्री हो गया। तो तीन कोणों का माप आ गया हमारे। तो 2 तो हमारे न्यून कोण है और 1 हमारे समकोण है। क्या है, समकोण है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें माप पूछा था, लगातार भी पूछ सकता है, क्रमशः भी पूछ सकता है कि क्रमशः क्या माप होगा। तो 36 54 90, 36 54 90, या क्रमशः वाली कोई बात नहीं थी, केवल आपको तीनों कोणों की माप बतानी थी। अब जो ऑप्शन में ये तीनों होंगे वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस छोटी छोटी बेसिक बातें भी आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे यही बात कही थी कि कोई सी भी आप प्रश्नावली पढ़ोगे वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखती है मैथ में। तो वो किधर ना किधर तो कोरिलेटेड हो ही जाती है, एक दूसरी प्रश्नावली से उनका रिलेशन हो जाता है, संबंध हो जाता है। तो देखिए कोण कहाँ है और यहाँ अनुपात कहाँ है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, मिक्स हो गए। तो ऐसी बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हम औसत पढ़ते हैं, कोई प्रश्नावली पढ़ते हैं, तो हमारी जो पहली संख्या और संख्या पद्धति उसके सवाल भी उसमें आ जाते हैं, यानी जब वो परिभाषाएं संख्याओं के बारे में पता होगी तभी हम वहां पर औसत निकाल पाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी मैथ की जो सारी प्रश्नावलियां होती है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होती है, एक दूसरे से उनका रिलेशन होता है, संबंधित होती है। इसलिए सारी बेसिक बातें आपकी, कंसेप्ट आपकी क्लियर होने चाहिए, तभी आप सवालों को मात दे पाओगे, ठीक है। नहीं तो ये छोटी छोटी गलतियां आपके लिए भारी पड़ सकती है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि 42 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है। उस मिश्रण में शराब की मात्रा कितनी है, ये हमें बतानी है। कि 42 लीटर का कोई मिश्रण है जिसमें शराब और पानी का अनुपात दे रखा है 5:2, ठीक है। यानी शराब का है 5 और पानी का है 2, ठीक है। यानी आगे वाला आगे, पीछे वाला पीछे, ये भी आपको ध्यान है, उल्टा कर दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। शराब का अनुपात 5 है, पानी का अनुपात 2 है, ठीक है। उस मिश्रण में शराब की मात्रा कितनी है हमें निकालनी है। तो हमें कुल दिया हुआ है और हमें अनुपात भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आंकड़े लिख लेते हैं कि कुल मिश्रण बराबर है हमारे 42 लीटर। 42 लीटर का मिश्रण है, उसमें शराब और पानी का अनुपात है, दो चीजें मिक्स है उसमें, शराब और पानी। तो शराब अनुपात पानी, तो शराब है 5 अनुपात पानी है 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे अनुपात दे दिया, कुल में दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, अनुपातों का योग करते हैं। क्या करते हैं, अनुपातों का योग। आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। हर बार आपको एक नया प्रश्न मिलेगा, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो लगातार देखिएगा तो एक ही बार में आपके दिमाग में छप जाएगा। दोबारा आपको अनुपात से संबंधित कोई परेशानी आने वाली नहीं है। एक एक बेसिक चीजें मैंने आपको बहुत तसल्ली से समझाई है। एक दूसरे में गोलमेल नहीं किया है, अलग अलग टाइप से अलग अलग चीजों को आपके दिमाग में बिठाया है। जब हम इसके क्वेश्चन पुटअप करेंगे तब आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो अनुपातों का योग बराबर क्या होगा, तो अनुपात है 5 और 2, तो 5 + 2 = 7। तो अनुपातों का योग आ गया हमारे 7, ठीक है। अब जिसकी भी आपको मात्रा निकालनी है उसकी आप निकाल सकते हो, शराब की भी निकाल सकते हो और पानी की भी निकाल सकते हो। हमें तो शराब की मात्रा चाहिए कि उस मिश्रण में शराब कितना मिला हुआ है, ठीक है। तो शराब की मात्रा
शराब की मात्रा बराबर, तो शराब का अनुपात देखिए दोस्तों कितना है, 5 है, तो 5 तो आ जाएगा ऊपर, और बटा में क्या आता है दोस्तों, कुल अनुपातों का योग, यानी 7 था, कुल में से 5 क्या है, 5 अनुपात में कौन है, शराब है, और गुणा में 42, गुणा में 42, तो कुल को गुणा में हम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसी में से तो पता लगाना है ना हमें कि कितना है, तो कुल तो गुणा में आएगा। तो 7 एकम 7, 7 छिक्की 42, 5 छंके 30, यानी दोस्तों 30 लीटर शराब की मात्रा हो गई हमारी 30 लीटर। शराब की मात्रा कितनी हो गई, 30 लीटर। अगर पानी का पूछे तो एक तरीका तो क्या होगा कि कुल मिश्रण 42 था, 42 में से हम 30 को घटा देंगे तो हमारे 12 लीटर क्या आ जाएगा, 12 लीटर पानी आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं दोस्तों, कि पानी की मात्रा हमें निकालनी है, पानी की मात्रा, तो पानी किस अनुपात में दे रखा है दोस्तों, 2 के अनुपात में दे रखा है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, और कुल का कितना है, अनुपातों का योग 7 नीचे, और गुणा में टोटल कितना मिश्रण है, 42 लीटर, तो 7 छिक्की 42, 6 दूनी 12, यानी 12 लीटर क्या आ जाएगा, हमारा पानी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, चाहो तो आप इस तरीके से भी घटाकर बता सकते हो। तो हमें तो केवल यहाँ पर शराब की मात्रा कितनी है पूछा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 लीटर, कि मिश्रण में शराब की मात्रा 30 लीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। ये दोनों संख्याएं हैं, ये हमें बताना है दोस्तों। तो जब भी आपके इस प्रकार से प्रश्न आए दोस्तों, तो कैसे आप करोगे, तो दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 3:4, और प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है, ठीक है। प्रश्न हमने 2 बार पढ़ लिया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ संख्या हमारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुल भी नहीं है जो हम निकाल सके, ठीक है, कि अनुपातों का योग करके करें, ठीक है। तो ये सवाल दूसरे टाइप से होगा हमारा, ठीक है। तो देखिए माना की संख्याएं, माना की संख्याएं हमारी, माना की संख्याएं बराबर है 3x और 4x, यानी एक तो मान लेंगे 3x और एक हो जाएगी हमारी 4x। कहां से माना, अनुपात दिया हुआ था 3:4, तो हमने कहा कि एक संख्या तो 3x है और एक संख्या हमारी 4x है। ये हमने मान लिया कि माना की संख्याएं 3x और 4x है, ठीक है। आगे क्या बोला है, जैसे जैसा बोला है वैसा वैसा आपको करना है, कि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक में 10 जोड़ देंगे, तो 3x में 10 जोड़ देंगे, बटा में 4x में भी हम 10 जोड़ देंगे। अब बटा क्यों लिखा, तो आगे देखिए कि जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो 4:5 का मतलब है 4/5। अनुपात को हम बटा में भी तो लिख सकते हैं, भाग रूप में भी तो लिख सकते हैं। तो बस ये आपके पास समीकरण बनकर तैयार हो गया, बस आपको इसको हल करना है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर समझा देती हूँ कि यहाँ पर कुल नहीं दिया है, केवल अनुपात दिया है। कहा गई 10 जोड़ देंगे प्रत्येक में तो अनुपात ये हो जाता है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, कुल नहीं था। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे हम करते हैं, कैसे हम संख्याएं निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों कि संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा था 3:4, तो हमने मान लिया कि माना कि एक संख्या तो है 3x और एक संख्या हमारे पास 4x, ठीक है। प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए, तो इसमें भी 10 जोड़ दिया और 4x या दूसरी संख्या मानती उसमें भी 10 जोड़ दिया, तो बराबर उनका अनुपात क्या आ गया, 4/5 आ गया। 4:5 को 4/5, जब इनको बटा में लिखा है तो इनको बटा में लिखेंगे, तो जब लगाया है मैंने यहाँ पे बटा, ठीक है। लिखने में तो हम ऐसे ही लिखेंगे कि एक संख्या 3x इसमें 10 जोड़ दो और दूसरी 4x उसमें भी 10 जोड़ दो। तो यहाँ बटा का निशान क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर इनका अनुपात दे रखा है कि जब जोड़ देंगे तो अनुपात बराबर हमारे ये आ जाएगा। तो बराबर में हम 4/5 लिखेंगे, क्योंकि 4:5 को हम 4/5, क्योंकि अनुपात का मतलब भाग करना भी तो होता है, अनुपात का मतलब भाग करना भी होता है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया, अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको हम करेंगे दोस्तों वज्र गुणा विधि से। किसे, वज्र गुणन विधि से। किससे करेंगे, वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम इसको हल करेंगे। तो ये तीर का निशान जिधर जा रहा है उधर ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 3x से गुणा करते हैं पहले, भाई 5 से ये हो रहा है, ठीक है। तो 5 को पहले 3x से करेंगे तो 5 3 15x, आगे प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया। 5 को फिर 10 से भी गुणा कर, क्योंकि 5 दोनों से ही गुणा होगा, पर जितनी भी लिखी हुई है
उन सबसे गुणा होगा। तो 5 को 10 से गुणा किया तो 5 ढाई 50, बराबर का निशान है, बराबर लगाओ। अब इधर की तरफ करते हैं तो 4 को 4x प्लस 10 से गुणा, तो पहले 4 को 4x से गुणा किया तो 4 चौक 16 और x आ जाएगा 16x, प्लस का निशान है, प्लस का लगाएंगे, माइनस का होगा तो माइनस का लगाएंगे। 4 को 10 से गुणा किया तो 4 ढाई 40, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन हो गया। अब आगे हल करते हैं तो देखिए ये एक्स वाली संख्या है, ये भी एक्स वाली है, ठीक है, तो एक्स एक्स को एक तरफ रख देंगे, संख्या को हम एक तरफ रख देंगे, ठीक है। तो ये 50 ही अपनी जगह रहेगा। पक्षांतर करना है हमें दोस्तों, क्या करना है, पक्षांतर करना है, ठीक है। तो ये 40 प्लस में है, इधर जाके हो जाएगा माइनस के 40। 16x अपनी जगह है तो 15x यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर आ जाएगा हमारे माइनस में, ठीक है। आपको वज्र गुणन विधि तो हमने कई बार की है तो आपको अच्छे से समझ में आती होगी, ठीक है। तो 50 में से 40 गए तो कितने बच गए दोस्तों 10, और 16x में से 15x गए तो कितने बच गए 1x। तो एक तो हमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक तो प्रत्येक के साथ जुड़ा होता है। तो x बराबर आ गया हमारे 10, x का मान क्या आ गया हमारे 10, ठीक है। हमें संख्या तो मान ही ली थी, अब संख्या में बस x का मान तो रखना है। तो एक संख्या तो हमने मानी थी 3x, ठीक है। तो 3 गुणा में x का मान आ गया 10, तो 3 ढाई 30 हो गया। दूसरी संख्या क्या मानी थी दोस्तों हमने 4x, तो 4 गुणा में x का मान कितना आ गया 10, तो 4 ढाई 40, यानी वो संख्या आ गई हमारे 30 और 40। अब आप इनका अनुपात भी निकाल कर देख सकते हैं, 3:4 ही आएगा। 30 और अनुपात 40 करो, 10 या 30, 10 चौक 40, आ रहे नहीं आ रहे, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही कर दिया। इस तरीके से आप आराम से पता लगा लोगे कि ये हो जाएगा हमारा अनुपात, और 10-10 जब इनमें जोड़ देंगे तो अनुपात हमारा 4:5 आ जाएगा। अपनी तसल्ली के लिए आप इस तरीके से चेक भी अपने आंसर को कर सकते हैं कि हमने हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। अपने आप को तसल्ली देने के लिए आप उसकी जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जांच करेंगे तो संख्या हमारे 30 और 40 आई है, तो 30 और 40 का अनुपात निकाल कर देख लीजिए, 10 से 10 तो 3:4 आ रहा है, और 10 जोड़ने के बाद में अनुपात 4:5 आता है क्या, तो 10 जोड़ दीजिए इसमें, तो कितने हो गए 40, और इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये हो गई 50। अब इनका अनुपात निकालते हैं तो 40:50, 10 से 10 कट गया, 4:5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब हम बिल्कुल 100% श्योर है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमने जो मेथड लगाया था वो बिल्कुल सही है। ऐसे तो अपन तरीके से कर रहे तो सही होगा, लेकिन मान लो वहां पे आप कंफ्यूज हो कि क्या पता मैंने सही किया है नहीं किया है, तो अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि मेरा प्रश्न सही है नहीं है, आप उसकी जांच भी करके देखोगे। अगर ये जांच में ये आ जाते हैं, इसका मतलब आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इनको किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, तो ए और बी की वार्षिक आयुओं का अनुपात 4:5 है, तो उनके वार्षिक खर्चों का अनुपात 2:3 है। आयुओं का अनुपात दे रखा है और खर्चों का भी अनुपात हमें दिया हुआ है। आगे कहा गया है कि यदि प्रत्येक की वार्षिक बचत 1000 रुपये है तो ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। ए और बी की आय हमें बतानी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ए बी की वार्षिक आयु का अनुपात जब हमें दिया है और खर्चों का भी अनुपात हमें दिया है, तो यहाँ पर हमें आय निकालनी है। तो हमारे पास कोई कुल भी नहीं दिया है, केवल बचत संख्या में दी हुई है, तो यहाँ पर हमें आय माननी पड़ेगी, ठीक है। तो अनुपात दिया हुआ है तो उसी से हम आय मानेंगे। तो ए बी की आयु का अनुपात दे रखा है, ए और बी की आयु का अनुपात बराबर है 4:5, ये दे रखा है, ठीक है। तो हम यहां से मानेंगे कि माना कि एक की आई 4x से, जैसे 4 में तो हमने मान लिया कि 4x से एक है, ठीक है। और बी की आई क्या हो जाएगी, बी की आई बराबर 5x, ठीक है। दोनों की आय हमने मान ली कि माना कि ए की आय तो 4x है और बी की आय हमारे 5x है, ठीक है। आइए, और आय में से अगर हम बचत को घटा दें, प्रत्येक की बचत हमारे 1000 रुपये दे रखी है, तो आय में से जब हम बचत घटा दे तो हमारे पास खर्चा आ जाएगा, और खर्चों का अनुपात हमें दे रखा है तो इसको हम बराबर में रख सकते हैं। इस तरीके से आपको समीकरण बनाकर तैयार करना है। तो देखिए आय हमारी एक की 4x थी, उसकी बचत है 1000 रुपये, ठीक है।
बटा में बी की आई है हमारे पास 5x माइनस उसकी बचत है हमारे 1000 रुपये। तो आई में से जब बचत घटा देंगे, कुल आई में से जब बचत घटा देंगे 1000 रुपये तो खर्चा बचेगा। अब खर्चा नहीं देकर खर्चा का अनुपात हमें दे रखा है, और क्या दे रखा है 2:3, यानी ए का और ये बी का, आगे का है पीछे का बी, तो 2:3 को हम 2/3 लिख सकते हैं, इसलिए इसको भी मैंने बटा में लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो किस विधि से करेंगे? वज्र गुणन विधि, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम करेंगे। तो 3 को इस पूरे से गुणा करेंगे, तो 3 को हम 4 से गुणा किया 4x से, तो 3 चौक 12x, माइनस 3 को 4 से गुणा किया, माइनस का निशान तो माइनस का लगाएंगे, 3 को 4 से गुणा किया तो 3000 बराबर। अब 2 को 5 से गुणा करिए, पूरे से गुणा होगा ये। ठीक है, यू करो या यू करो, बात एक ही, तीर का निशान इधर है, इसका मतलब इधर लिखी जाएगी, इसका तीर का निशान इधर है कि गुणा होकर उधर की तरफ लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पंजे 10x, माइनस का निशान 2 को 4 से गुणा किया तो 2000। ठीक है, अब x से x तरफ कर देंगे, x वाले जो है एक तरफ कर देंगे और संख्या को एक तरफ हम ले आएंगे। ठीक है, तो ये 12x है और ये 10x है, तो इधर आते क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पर प्लस के हैं ये 10x, तो इधर आके माइनस के 10x हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस के 2000 है और ये माइनस में था यहाँ पर, तो यहाँ पर आते प्लस के 3000 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो माइनस के 2000 ही रहेंगे, माइनस के 3000 उधर लाएंगे तो प्लस के 3000 हो जाएंगे। आगे हल करते हैं तो 12x में से 10x गए तो कितने बच जाएंगे, 2x बच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस के 2000 है, प्लस के 3000 है। जब एक संख्या प्लस की आ जाए, एक संख्या माइनस की आ जाए तो हमेशा घटते हैं, तो घटेंगे तो सही, लेकिन निशान किसका लगता है, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या 3000, तो निशान प्लस का आएगा, ये तो हमें पक्का पता चल गया। तो 3000 में से 2000 गए तो 1000 हमारे आ गए। क्या आ गए, 1000 आ गए, वो भी किसके, प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या 3000 प्लस की थी, तो प्लस का निशान बताने की हमें जरूरत नहीं है। x का मान निकालना है हमें, यहां से भी आप काट सकते हो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 2 पंजे 10, भाग टूट की 0, भाग टूट की 0, तो x का मान आ गया दोस्तों हमारे 500। x का मान कितना आ गया हमारे 500। ठीक है, अब x बराबर हमारे 500 आ गया, इधर लिख देती हूँ कि x बराबर हमारे 500 आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, आई निकालनी, तो आई तो हमने मानी थी कि एक की आई कितनी मानी थी हमने, एक की आई मानी थी हमने 4x, कहां से मानी थी, अनुपात से। ठीक है, तो 4 गुणा में x का मान कितना आ गया दोस्तों 500, तो 500 को 4 से गुणा किया तो 4 पंजे 20 और 2 जीरो, तो 2000 रुपये, यानी हमारी जो ए की आई है वो तो हो गई 2000 रुपये। बी की भी बतानी है तो बी की भी बता देंगे। बी की आई कितनी है दोस्तों, तो बी की आई हमने मानी थी दोस्तों 5x, तो 5 गुणा में x का मान कितना आ गया हमारे 500, तो ये 500 गुणा कर देंगे, तो 50 25 और 2 जीरो, तो 2500 रुपये। क्या हो गया, 2500 रुपये। तो ए की आई भी आ गई हमारे पास और बी की आई भी आ गई। अब आप अपनी तसल्ली चाहते हो तो ए और बी की आई का अनुपात निकाल के देख लो, अगर 4:5 आ रहा है इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है। तो देखिए 2000 अनुपात 2500, दोनों के पीछे 2 जीरो है, काट दो, 5 चौके 20, 5 आम 25, 4:5 आया कि नहीं आया दोस्तों, आ गया। इसका मतलब हमने किया है वो बिल्कुल सही है। आप फिर खर्च बचत घटा कर भी आप उसका अनुपात निकालोगे तो खर्चों का अनुपात भी आपके पास में आ जाएगा, यानी जब आई आ गई, आई में से हम घटा देंगे तो भी हमारा अनुपात क्या आ जाएगा, वो निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से जांच भी आप कर सकते हो, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, तो कि 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुल मिश्रण दिया हुआ है हमें और दूध और पानी का अनुपात भी हमें दिया। अब बोला है कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। तो पहले तो हमें पानी की मात्रा यहाँ पर निकालनी होगी, तभी हम उसमें मिलाएंगे। दूध और पानी की तो हम कुल दे रखा है, अनुपात दिया हो तो वहां से हमें मात्राएं मिल जाएगी। मात्रा जब हमें मिल जाएगी तो उनमें कितना पानी हम मिलाएंगे, तो अनुपात हमारे 3:2। तो देखो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल मिश्रण हमें दिया हुआ है, तसल्ली से आपको समझना है, एक एक चीज आपकी क्लियर में करने वाली हूँ। कुल मिश्रण बराबर है हमारे 45 लीटर।
कुल मिश्रण क्या है हमारे 45 लीटर। और दूध और पानी का अनुपात भी दे रखा है, दूध अनुपात पानी कितना दे रखा है 4:1। दूध और पानी का अनुपात क्या दे दिया 4:1। जब कुल मिश्रण दिया होता है और जब अनुपात हमें दिया होता है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले अनुपातों का योग, जिन मात्रा निकालने के लिए उनकी संख्या या मात्रा निकालने के लिए हम अनुपातों का योग करते हैं। तो यहाँ पर अनुपातों का योग, अनुपातों हर पर्सन आपके लिए यूनिक है, एक नया है। अनुपातों का योग बराबर हो जाएगा हमारे 4 + 1 = 5 हो गया। अब हमें मात्रा निकाल लेंगे दूध की भी और पानी की भी। तो पहले दूध की मात्रा निकाल लें। दूध की मात्रा बराबर है, तो दूध कितने अनुपात में 4 बटा में अनुपातों का योग कहाँ आएगा नीचे, गुणा में कुल कितना है इसी में से, तो कुल को गुणा में लिख देंगे। तो 5 नाम 45, 9 चौके 36, यानी 36 लीटर तो क्या है हमारा दूध है। ठीक है, पानी निकालेंगे तो डायरेक्ट घटा भी लो या अलग से निकालना चाहते हो तो अलग से निकालो ऐसे। तो पानी की मात्रा बराबर कितना है, पानी अनुपात में 1 बटा में अनुपातों का योग कितना है दोस्तों 5 और गुणा में टोटल कितना है मिश्रण 45 को लिख देंगे। तो 5 एकम 5, 5 नाम 45, तो 9 एकम 9, तो 9 लीटर क्या हो गया हमारी पानी की मात्रा हुई। दोनों की मात्रा हमारे पास आ गई, दूध और पानी की मात्रा आ गई। अब क्या बोल रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए 3:2 हो जाए। ठीक है, अगर ऑप्शन है तो आप ऑप्शन रख के कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है तो बिना ऑप्शन के भी तो कर सकते हैं ना, एक ही चीज पर थोड़ी डिपेंड रहेंगे। तो यहाँ पर दूध और पानी का हमें मात्रा मिल गई, तो हम लिख देंगे कि दूध है 36 और बटा में ये हमारा जो पानी है वो 9 है, यानी वापस अगर काटे तो वो 4:1 है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बोल रहा है कि यहाँ पर ये दूध था पानी, ऐसे लिख देते आगे आपको समझ में रहे, दूध बटा में पानी, दूध बटा में पानी, दूध कितना 36 लीटर बटा में पानी कितना 9 लीटर। ठीक है, दूध पानी का आ गया और बोल रहा है कि कितना, अब क्या मिलाना है, पानी मिलाना है, दूध मिलाना है, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। तो यहाँ मिश्रण था हमारा पूरा हो गया 36 से 9 45 हो गया ना भैया। तो यहाँ पर 9 पानी है, तो पानी में अब कितना मिलाया हमें पता नहीं कितना मिला, हमने कहा कि 1 लीटर मिला दिया। क्या मिला दिया हमने, तो 1 लीटर मिला दिया। दूध और पानी का अनुपात आ गया, दूध और पानी की मात्रा आ गई। उसने कहा कि दूध कितना पानी मिलाया जाए, तो मैं आपने कहा कि कितना पानी मिला दिया, 1 लीटर पानी मिला दिया। कितना मिला दिया, 1 मिला दिया, 9 में 1 मिला दिया, तो हमारा अनुपात क्या हो गया 3:2 आ गया। 3/2, 3:2 का मतलब पहला दूध और बाद में पानी, जैसा आगे लिखा होता है वैसा ही अनुपात हमारा चलता है। आगे दूध लिखा है तो दूध का अनुपात आगे होगा, पानी पीछे लिखा है तो पानी का अनुपात पीछे होगा। ठीक है, तो 3/2 हो गए हमारे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने 1 लीटर पानी मिला दिया तो अनुपात हमारे अब 3/2। बस इसी x का मान तो हमें पता लगाना है कि कितना पानी हमने मिलाया है। तो यहाँ पर हम वज्र गुणा विधि से इसको कर लेंगे। तो 36 को 2 से गुणा किया तो 36 दूनी 72, 3 को 9 से गुणा किया तो 3 नाम 27 प्लस 3 को 1 से गुणा किया तो 3x। आगे हल करेंगे, पक्षांतर करेंगे संख्या का इधर, तो 72 माइनस 27 प्लस में थी इधर माइनस में हो गई और यहाँ रह गए हमारे 3x। घटाएंगे 12 में से 7 गए तो 5, 6 में से 2 गए तो 4, बराबर आ गए हमारे 3x। x का मान निकालना है, यहाँ से काट दो नीचे ले जाओ, गुणा हो रही है तो यहाँ हो जाएगी हमारे भाग में 45 बटा में 3, तो 3 एकम 3, 1 बच गया, तीनों बन गए 15, तो 15 बराबर x, यानी x किसको माना था हमने, पानी मिलाया था, तो कितना आ गया हमें 15 आ गया कि 15 लीटर पानी उसमें हम मिला देंगे। मिला के देख लो, 36 तो हमारा दूध था और 15 लीटर हमने पानी मिला दिया, तो कितना हो गया हमारे 24 लीटर पानी हो गया। अब अनुपात निकाल कर देख लो इनका, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 3:2 का मतलब 3:2 आया कि नहीं आया, आ गया। तो इस तरीके से तसल्ली के लिए आप इसकी जांच भी कर सकते हो। इसका मतलब मैं तो केवल ये पूछा था कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, तो 15 लीटर हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि 15 लीटर पानी मिला देंगे तो हमारे जो अनुपात है वो 3:2 हो जाए। तो 15 लीटर पानी हमें पानी मिलाना पड़ेगा उस मिश्रण में, ताकि हमारे दूध और पानी का अनुपात फिर क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से मैंने आपको पूरा खोलकर डिटेल से बता दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है दोस्तों, रमेश और महेश की आयु का अनुपात 3:5 है,
9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। 9 वर्ष के बाद क्या होगा, उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी या क्या है हमें बताना है। उनकी दोनों की वर्तमान आयु क्या है ये हमें बताना है। दोनों की वर्तमान आयु, प्रेजेंट आयु क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, तो आयु का अनुपात हमें दे रखा है रमेश और महेश, रमेश अनुपात महेश। तो रमेश और महेश की आयु का अनुपात है 3:5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या बोला है उसने कि 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा वर्तमान आयु की, माना कि रमेश की वर्तमान आयु बराबर, अनुपात से मानेंगे हम कि 3x से, 3x, ठीक है, वर्ष में आएगी। अब यहाँ पर महेश की क्या हो जाएगी, अगर रमेश की 3x है तो महेश की क्या मानेंगे 5x, अनुपात से ही मानना है हमें। ठीक है, जिसका पूछा है उसी को मानना है, ऐसे नहीं कि 9 वर्ष के बाद का अनुपात से आप मान लो, क्योंकि वर्तमान से पूछा है तो अभी इनकी आयु का अनुपात 3:5 है। तो हमने कहा कि रमेश की आयु तो 3x है और महेश की आयु 5x है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, उसके बाद क्या बोला है कि 9 वर्ष के बाद में, तो अभी रमेश की आयु 3x से 9 वर्ष के बाद में देख लिए, 9 जोड़ दिए। चलिए, महेश की आयु 5x है तो 9 वर्ष के बाद में, तो 9 वर्ष बाद की बात क्या हो जाता है, आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो यानी 3/4 हो जाएगी। ये कहेंगे कि 3/4, 3:4 का मतलब 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वज्र गुणा विधि से हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो 4×3 12x प्लस 4 नाम के 36 बराबर 3 से करेंगे, 3×5 15x प्लस 3 नाम के 27। आगे हल करेंगे तो पक्षांतर करेंगे, x से x एक तरफ ले लेंगे, संख्या एक तरफ, तो 36 को इधर रखेंगे और 27 से प्लस में इधर जाके माइनस के 27 हो जाएंगे। 15x से 12x यहाँ प्लस का है, इधर आते माइनस के 12x हो जाएंगे। तो 36 में 27 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों, 9 बच जाएंगे। 15x में से 12x गए तो दोस्तों 3x, तो x बराबर क्या हो गया, 3 3 या 9, यानी x का मान कितना आ गया हमारे 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमें वर्तमान आयु पूछी है, तो हमने क्या माना था यहाँ पर कि रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने, रमेश की आयु हमने मानी थी 3x, क्या मानी थी 3x मानी थी। रमेश की आयु क्या मानी थी हमने 3x मानी थी, तो 3 गुणा में x का मान हमारे आ गया है 3, तो 3 3 या 9, यानी रमेश की अभी वर्तमान में आयु 9 वर्ष है। और अगर हम महेश की निकाले तो महेश की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने 5x, तो 5 गुणा में x का मान है हमारे 3, तो 5 3 के 15, तो 15 वर्ष हो गई, क्या हो गई हमारे 15 वर्ष। रमेश की आयु हो गई 9 वर्ष और महेश की आयु हो गई हमारे 15 वर्ष। आप अनुपात निकाल के देख लो, 9:15, 3 3 के 9, 3×5 के 15, यानी 3:5 आ रहा है, नहीं आ रहा उनकी आयु का अनुपात, आ रहा है। सीधी सी बात है, 9 वर्ष जोड़कर देख लो दोनों में और फिर अनुपात निकालो, 3:4 ही हमारा आएगा। तो आप अपनी तसल्ली के लिए आपके प्रश्न की उत्तर की जांच भी आप कर सकते हो। ऐसे तो आप मेथड से करोगे तो आपको जांच करने की जरूरत नहीं, हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर भी आपके मन में 1% भी शंका हो तो आप इसको कर सकते हो, जांच कर सकते हो उसकी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, आज हमने अनुपात और समानुपात में सेकंड टाइप के प्रश्नों को हल किया था। अभी तो अनुपात के में ही हम चल रहे हैं, समानुपात में भी हम बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को डेली देखिएगा कि जो जो आपके पास वीडियो आ रहे हैं अनुपात से संबंधित उनको देखिए और उनका लाभ उठाइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।